की जाती हैं और कुछ कह सकते हैं कि शांति की स्याही से। हाँ, लेकिन मौर्य साम्राज्य की जो कहानी है वो इन दोनों से लिखी गई है। बिल्कुल। आज हम भारत के पहले विशाल साम्राज्य के उसी सफर को देखेंगे। मतलब कैसे एक अपमान ने इसकी नींव रखी, ये अपने शिखर पर कैसे पहुंचा और कैसे एक युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं है। ये असल में एक विचार के जन्म की कहानी है। अखंड भारत का विचार। हाँ, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्यों ने सिर्फ नक्शे नहीं बदले, उन्होंने शासन करने का तरीका, यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी बदल दिया। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। हम चाणक्य की कूटनीति से लेकर पाटलिपुत्र के शानदार प्रशासन तक और अशोक के शिलालेखों के पीछे छिपे संदेशों तक हर पहलू पर बात करेंगे। हमारा मकसद यही है कि कैसे ये साम्राज्य तलवार की धार से शुरू होकर धम्म के मार्ग तक पहुंचा, इस पूरी तस्वीर को समझ सकें। तो कहानी की शुरुआत होती है मगध से, उस समय का कह सकते हैं एक सुपर पावर। हाँ। और वहां नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था। कहते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही घमंडी और लोगों में लोकप्रिय नहीं था। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है चाणक्य की। हाँ, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। किस्सा तो बहुत मशहूर है कि धनानंद ने भरी सभा में उनका अपमान किया था। और ये कोई छोटा मोटा अपमान नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये चाणक्य के स्वाभिमान पर सीधा हमला था और उसी पल उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये सोचना ही कमाल है कि इतिहास का इतना बड़ा मोड़ एक व्यक्तिगत अपमान से शुरू हुआ, पर एक अकेला इंसान साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकता था? उन्हें एक चेहरे की जरूरत थी, एक तलवार की, और वो चेहरा उन्हें मिला एक असाधारण नौजवान में, चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु और शिष्य की वो जोड़ी, एक आदर्श जोड़ी। एक के पास रणनीति और बुद्धि का भंडार था, तो दूसरे के पास अदम्य साहस और लीडरशिप की क्षमता थी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक क्रांति की तैयारी थी। और फिर उन्होंने धनानंद की विशाल सेना को हराया और 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक और बड़ी शक्ति थी, यूनानी। सिकंदर तो लौट गया था, पर उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर वो वहीं था। हाँ, वो उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। तो 305 BCE में इन दोनों ताकतों का आमना सामना हुआ, और ये भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। और नतीजा क्या रहा? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को निर्णायक रूप से हराया। लेकिन यहाँ जो बात असल में दिलचस्प है, वो लड़ाई के बाद हुई संधि है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त कूटनीतिक जीत थी। सेल्यूकस ने एरिया, आज का हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, ऐसे 4 बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इसका मतलब मौर्य साम्राज्य की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान के दरवाजे तक पहुंच गईं, हिंदू कुश पर्वतों तक। और मैंने सुना है कि संधि भी एक शादी भी हुई थी। बिल्कुल। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की बेटी हेलेना से हुआ। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एग्रीमेंट था। इसने 2 संस्कृतियों को जोड़ा और पश्चिम के साथ शांति और व्यापार का एक लंबा दौर शुरू किया। तो साम्राज्य विशाल हो गया, विविध हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इसे चलाया कैसे जा रहा था? और इसका जवाब हमें मिलता है सेल्यूकस के ही एक राजदूत से, मेगास्थनीज। अच्छा, जो चंद्रगुप्त के दरबार में कई साल रहा। बिल्कुल। उसकी किताब इंडिका। हाँ, हालांकि वो अपने मूल रूप में अब मौजूद नहीं है, पर उसके जो अंश मिलते हैं वो हमें उस समय की एक अविश्वसनीय तस्वीर देते हैं। मेगास्थनीज राजधानी पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित था। क्या लिखा है उसने? उसने लिखा कि शहर का प्रशासन 30 लोगों की एक परिषद चलाती थी। ये परिषद 6 समितियों में बटी थी और हर समिति में 5 सदस्य थे। एक मिनट, ये तो सुनने में किसी मॉडर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा लग रहा है। काम का इतना साफ बंटवारा। बिल्कुल, ये वाकई हैरान करने वाला है। जैसे एक समिति का काम था उद्योग और शिल्प की देखरेख करना। ठीक है। दूसरी समिति विदेशियों का ध्यान रखती थी, उनके रहने, उनकी सुरक्षा, और अगर वो बीमार पड़े तो उनके इलाज का भी इंतजाम करती थी। एक पूरी समिति सिर्फ विदेशियों के लिए? इसका मतलब पाटलिपुत्र उस समय एक कॉस्मोपॉलिटन शहर रहा होगा।
निश्चित रूप से ये इस बात का सबूत है कि मौर्य साम्राज्य सिर्फ जमीन नहीं जीत रहा था, वो एक बहुत ही व्यवस्थित और शहरी अर्थव्यवस्था बना रहा था। एक और समिति जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती थी। यानी जनगणना। हाँ, और एक समिति तो बिकी हुई चीजों पर 10% सेल्स टैक्स भी वसूलती थी। कमाल है। मतलब राज्य सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि नागरिकों के आर्थिक जीवन के हर पहलू में शामिल था। बिल्कुल। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे। उन्हें अमित्रघात की उपाधि दी गई थी। यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। हाँ, उन्होंने इस विशाल विरासत को बखूबी संभाला, साम्राज्य को दक्षिण में भी फैलाया और सीरिया तथा मिस्र जैसे दूर के राज्यों से भी राजनयिक संबंध बनाए रखे। लेकिन असली कहानी तो उनके बेटे के साथ शुरू होती है। एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास का पर्याय बन गया, अशोक। सम्राट अशोक। लेकिन उनके सिंहासन पर बैठने की कहानी, वो हमेशा विवादों में रही है। श्रीलंका के जो बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, वो तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये एक ऐसा दावा है जिस पर इतिहासकारों में बहुत बहस है। हो सकता है कि ये कहानी बाद के बौद्ध लेखकों ने गढ़ी हो ताकि उनके हृदय परिवर्तन को और भी ज्यादा नाटकीय दिखाया जा सके। चंड अशोक से धम्म अशोक बनने का सफर। हाँ, क्रूर अशोक से धार्मिक अशोक। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनके शुरुआती साल एक महत्वाकांक्षी और आक्रामक शासक के थे। और इसी आक्रामकता का सबसे बड़ा सबूत था कलिंग का युद्ध। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर हमला किया, आज का उड़ीसा। ये युद्ध एक टर्निंग पॉइंट क्यों बना? क्योंकि इस युद्ध में मौर्यों की जीत तो हुई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बहुत भयानक थी। खुद अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में इस युद्ध की भयावहता का जिक्र किया है। उन्होंने खुद लिखवाया है? हाँ, उन्होंने लिखवाया कि युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर देश से निकाल दिया गया, और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग बाद में अकाल और बीमारियों से मारे गए। ये आंकड़े तो अविश्वसनीय है। एक विजेता जिसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था, और उसे जीत की खुशी के बजाय सिर्फ पछतावा हो रहा है। बिल्कुल। कहते हैं कि युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध भूमि का दौरा किया तो हर तरफ लाशें, रोते बिलखते बच्चे और औरतें देखकर उनका दिल दहल गया। उस विनाश ने विजेता सम्राट को अंदर तक तोड़ दिया। और शायद ये इतिहास का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां एक सम्राट ने जंग जीतने के बाद हमेशा के लिए लड़ना छोड़ दिया। और यहीं से अशोक का दूसरा दौर शुरू होता है। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की जगह धम्म घोष यानी धम्म की घोषणा को अपना लिया। ये धम्म था क्या? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अशोक का धम्म कोई एक धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसा। हाँ, एक ऐसा सिद्धांत जो एक विशाल और विविध साम्राज्य को एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया था। इसमें बड़ों का आदर, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सबसे जरूरी अहिंसा का संदेश था। तो ये एक तरह से शासन करने का एक नया नैतिक तरीका था। पर उन्होंने इस नए विचार को अपनी प्रजा तक पहुंचाया कैसे? उस जमाने में तो कोई मीडिया था नहीं। अशोक ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज भी हमें हैरान करता है। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। अच्छा, वो शिलालेख। हाँ, ये शिलालेख साम्राज्य के कोने कोने में लगाए गए, अलग अलग लिपियों में, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामाइक, ताकि स्थानीय लोग उन्हें पढ़ और समझ सकें। मतलब उस जमाने के सरकारी होर्डिंग्स थे ये। आप कह सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि समय के साथ इन लिपियों को पढ़ने का ज्ञान ही खो गया। सदियों तक लोग इन स्तंभों के पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन पर क्या लिखा है। वो बस रहस्यमयी पत्थर बनकर रह गए थे। बिल्कुल। और फिर 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और विद्वान जेम्स प्रिंसिप ने सालों की मेहनत के बाद ब्राह्मी लिपि को समझने में कामयाबी हासिल की। वो एक ऐतिहासिक खोज थी। हाँ, अचानक 2000 साल बाद एक भूला हुआ सम्राट अपनी प्रजा से फिर बात करने लगा। अशोक की पूरी कहानी दुनिया के सामने आ गई। और अशोक ने अपने इस मिशन को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखा। नहीं, उन्होंने इसे एक वैश्विक आंदोलन बना दिया। 250 ईसा पूर्व में उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया
और यहीं पर बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में फैलाने का फैसला हुआ। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। हाँ, बोधि वृक्ष की एक टहनी के साथ। आज सारनाथ में मिला 4 शिरों वाला स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, या सांची का महान स्तूप, ये सब अशोक की ही विरासत है। तो हमारे पास एक ऐसा साम्राज्य है जिसे चंद्रगुप्त की तलवार ने बनाया और अशोक की नैतिकता ने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये तो अजेय लगता है। फिर भी अशोक के कुछ दशकों बाद ही ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इतनी जल्दी इतना बड़ा पतन कैसे हो गया? और यहीं पर इतिहासकार बटे हुए हैं। एक विचार ये है कि अशोक की अहिंसा की नीति ने ही साम्राज्य की जड़ें खोखली कर दी। मतलब सेना का मनोबल गिर गया और साम्राज्य सैन्य रूप से कमजोर हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ये तर्क पूरी तरह सही नहीं लगता, क्योंकि साम्राज्य अशोक के बाद भी लगभग 50 साल तक चला। तो फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है? कई इतिहासकारों का मानना है कि असली समस्या आर्थिक थी। एक विशाल सेना का रखरखाव, अधिकारियों का वेतन और धम्म पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य चलाना, ये बहुत महंगा सौदा था। हो सकता है कि साम्राज्य दिवालिया हो गया हो। श्रत वो उतने काबिल नहीं थे। एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के बिना दूर के प्रांत आजाद होने लगे। और अंत में 180 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जब वो अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, और शुंग वंश की स्थापना हुई। एक युग का अंत हो गया। भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत। हाँ, और वो भी उसी सेना के हाथों जिसकी नींव पर वो खड़ा हुआ था। तो ये थी मौर्य साम्राज्य की कहानी। चाणक्य के दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार से शुरू होकर अशोक के हृदय परिवर्तन और शांति के संदेश तक की यात्रा। एक ऐसे साम्राज्य की यात्रा जिसने पहली बार भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया और दुनिया को शासन का एक नैतिक पाठ भी पढ़ाया। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। बिल्कुल। क्या जिस अहिंसा की नीति ने अशोक को महान बनाया, वही अंततः उनके विशाल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी? कोई भी राष्ट्र अपनी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के साथ साथ करुणा और शांति के ऊंचे आदर्शों को कैसे संतुलित कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस समय भी प्रासंगिक था और शायद आज भी है।